यहां से वक्त की जिंदगी में नया अध्याय प्रारंभ होता है। नया अध्याय साजिशों का अध्याय। कैसे मोहम्मद अली जिन्ना का साथी, मुस्लिम लीग का कमांडर, आज की भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक कैसे बन गया। कैसे मुस्लिम चेहरा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के भीतर वो इतना ताकतवर हो गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके आगे नतमस्तक नजर आने लगा। कैसे देश का प्रधानमंत्री उसके इशारों पर काम करने लगा। कैसे आडवाणी युग के भीतर वो आडवाणी को आंखें तरेरने लगा। और फिर कैसे बेहद साजिशाना ढंग से उस नेता की नृशंस हत्या करवा दी जाती है और आरोपों के छींटे भारतीय जनता पार्टी के दामन तलक भी पहुंचते हैं। ये सिकंदर वक्त की कहानी है जो शुरू होती है बरस 1918 से। दिल्ली का कुरैश नगर इलाका, एक तंबाकू व्यवसायी के घर में जन्म होता है सिकंदर वक्त का। पिता जाहिराना तौर से व्यवसायी थे तो घर के माली हालात पे देश की खस्ता अर्थव्यवस्था का कोई असर नहीं था। सिकंदर की शुरुआती शिक्षा दीक्षा पास के ही एंग्लो अरबिक हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई, जहां पढ़ाई के इतर सिकंदर हॉकी खेलने में उस्ताद हुआ करते थे। उस्ताद इतने बड़े कि जल्द ही हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से खेलते खेलते दिल्ली के इर्द गिर्द के तमाम हॉकी क्लबों में सिकंदर की धाक जम चुकी थी। हाई स्कूल की पढ़ाई, फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब बारी स्नातक की थी तो सिकंदर ने पास के ही एंग्लो अरबिक ग्रेजुएशन कॉलेज का रुख किया, जिसे आज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 3 बरस के भीतर डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज से स्नातक की डिग्री ले सिकंदर वक्त नौकरी की तलाश में भटकने लगे। एक दिन यूं ही समाचार पत्र के एक पन्ने के कोने में सिकंदर ने सप्लाई डिपार्टमेंट में वैकेंसी का इश्तिहार देखा तो सप्लाई डिपार्टमेंट के दफ्तर पहुंच गए। अंग्रेजी अच्छी खासी बोलते थे, स्टेट लेवल के हॉकी प्लेयर का तमगा था, एंग्लो अरबिक हायर सेकेंडरी स्कूल और एंग्लो अरबिक ग्रेजुएट कॉलेज जैसे कॉलेज का भी तमगा था, जिसके चलते बतौर सप्लाई डिपार्टमेंट के क्लर्क सिकंदर वक्त की नौकरी बहुत जल्द पक्की हो गई। ये बरस 1945 था, यानी देश अब आज़ादी की दहलीज पर पहुंच रहा था। मगर आज़ादी की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही देश सांप्रदायिकता की आग में झुलसने लगा। और यही वो मोड़ था जिस मोड़ से सिकंदर वक्त की समूची जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल गई। वजह थी सिकंदर की मोहब्बत, सिकंदर की वो नजरें जो किसी की नजरों से टकराने के लिए उसकी इबादत का सलीका नहीं पूछती थी, सिकंदर का वो दिल जो किसी की धड़कनों को सुनने के लिए उसका मजहब नहीं देखता था। दरअसल सिकंदर को पड़ोस में रहने वाली राज नाम की एक हिंदू लड़की से मोहब्बत हो चली थी। वो दौर नफरतों का था तो देश की राजधानी के भीतर एक मुसलमान लड़के और हिंदू लड़की के बीच पनपती मोहब्बत जल्द ही मजहबी नफरत का कारोबार करने वालों की बदनिगाहों की शिकार बनने लगी। मौके की नजाकत को भांपते हुए सिकंदर ने जल्द ही शादी का फैसला किया और राज शर्मा के साथ बगैर उसका मजहब बदलवाए निकाह कर अपने कुरैश नगर वाले मकान को छोड़ करोल बाग में जाकर रहने लगे। फिर मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद जिंदगी यूं ही सामान्य सी गुजरने लगी। मगर फिर बरस आता है 1950, यानी सिकंदर वक्त की जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा मोड़, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सिकंदर वक्त को आमंत्रण दिया जाता है सदस्यता का। दरअसल उन दिनों कांग्रेस ऐसे चेहरों को तलाश रही थी जो सांप्रदायिक सद्भाव का पैगाम देते हों, और सिकंदर तो साक्षात सांप्रदायिक सद्भाव के मसीहा नजर आ रहे थे। कांग्रेस ने मौके की नजाकत भांपते हुए 1952 के लोकसभा चुनावों में सिकंदर वक्त को टिकट दे दिया। सांसदी का नहीं, नगर पालिका का। सिकंदर चुनाव जीतकर नगर निगम पहुंचे और फिर अनवरत साल दर साल चुनाव जीतते हुए नगर निगम पहुंचने का एक सिलसिला सा शुरू होता है जो बरस 1967 तक कायम रहता है। फिर आता है बरस 1969, जब कांग्रेस दो फाड़ होती है, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ के बीच। तब तमाम सांगठनिक नेताओं की तरह ही सिकंदर वक्त ने कांग्रेस आई का नहीं, कांग्रेस ओ का दामन थाम लिया, जो एक बड़ी सियासी भूल साबित हुई। कांग्रेस ओ का दामन थामने से सिकंदर की गिनती इंदिरा विरोधी नेताओं के तौर पर होने लगती है, जिसका स्पष्ट खामियाजा सिकंदर बरस 1975 में उठाते हैं, जब देश में आपातकाल लगता है और इंदिरा विरोधी तमाम नेताओं को कारागार के भीतर डाला जाता है। तो बारी सिकंदर की भी आई, जिन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर हरियाणा की रोहतक जेल में ठूंस दिया गया। फिर बरस 1977 आया, तमाम विरोधी नेताओं की रिहाई हुई तो सिकंदर भी रिहा किए गए।
नए सिरे से जनता पार्टी का गठन हुआ, जो इंदिरा विरोधी नेताओं का संयुक्त मंच बना, तो उस संयुक्त मोर्चे में हिस्सेदारी सिकंदर बख्त ने भी की, जिन्हें दिल्ली की चांदनी चौक सीट से लोकसभा का टिकट दिया गया जीवन में पहली दफा। और सिकंदर अपनी जिंदगी का पहला लोकसभा चुनाव ही भारी मतों से जीतकर देश की संसद के भीतर जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे। फिर 2 बरस तक सियासत की तमाम बाजियों को खेलते खेलते सिकंदर एक और बाजी खेल बैठे, एक और बाजी जिसमें सिकंदर ने दिमाग से नहीं दिल से काम लिया। चूंकि सिकंदर का दिल एक दफा फिर किसी के दिल के साथ मिल चुका था। नाम अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके साथ 1977 से लेकर 1980 तक के 3 वर्षों में सिकंदर की दोस्ती इतनी परवान चढ़ी कि जब 1980 में जनता पार्टी से अलग हो अटल बिहारी वाजपेयी ने नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की परियोजना बनाई, तो सिकंदर एक मुस्लिम चेहरा होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्ती की उंगली थामे जनता पार्टी से अलग हो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की चौखट पे जा पहुंचे। फिर तारीख आती है 6 अप्रैल 1980, दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम, जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की जाती है और स्थापना करने वाले सदस्यों में गिनती महज 4 की होती है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजमाता विजया राजे सिंधिया और चौथे सदस्य के तौर पे खुद सिकंदर बख्त। बरस 1980 में सिकंदर को महासचिव का पद मिलता है, जो 1984 पहुंचते पहुंचते पार्टी उपाध्यक्ष के पद तक का सफर तय कर लेता है। मगर 1984 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक पराजय के बाद भारतीय जनता पार्टी के सियासी क्षितिज से अटल बिहारी वाजपेयी के सूर्यास्त की उद्घोषणा होने लगती है। पार्टी में आडवाणी का युग आने लगता है। आने वाले 1 दशक तक अटल बिहारी वाजपेयी और सिकंदर बख्त भारतीय जनता पार्टी के हाशिए पर पड़े रहे। फिर आता है बरस 1995, भारतीय जनता पार्टी का बंबई अधिवेशन, जब अटल बिहारी वाजपेयी की नए सिरे से राजनीतिक मंच पर धमाकेदार वापसी होती है, तो अटल के साथ सिकंदर की सियासत में भी नए सिरे से जान आ जाती है। बरस 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है, तो सिकंदर बख्त को शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जाता है, जो सिकंदर को कतई रास नहीं आता है। राजदीप सरदेसाई के साथ हुए एक इंटरव्यू के दौरान सिकंदर खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। कहते हैं कि वरिष्ठता के क्रम में मुझे टॉप 4 मंत्रालयों में से एक मंत्रालय का जिम्मा मिलना चाहिए था। साक्षात्कार के दौरान सिकंदर ने इशारा किया, तो इस इशारे पर अमल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत जल्द कर लिया। इस साक्षात्कार के महज 7 दिनों के भीतर शहरी विकास मंत्रालय के बाहर से सिकंदर बख्त का बोल्ड हटा। ये बोल्ड विदेश मंत्रालय के बाहर चस्पा कर दिया गया, यानी बख्त को देश का विदेश मंत्री बना दिया गया। मगर अफसोस कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज 13 दिनों तक ही चल सकी और सिकंदर बख्त देश के विदेश मंत्री के पद पर महज 7 दिनों तक ही बने रह सके। जिसके बाद बरस 1997 में बख्त को दोबारा राज्यसभा से नामित कर सदन भेजा जाता है। फिर 1998 में वाजपेयी की सरकार बनती है, बख्त को दोबारा काबीना मंत्री बनाया जाता है, जिस पद पर बख्त 2002 तक अनवरत बने रहे। जब बरस 2002 में बारी सिकंदर को दोबारा राज्यसभा से नामित कर सदन भेजने की आई, तो बख्त ने खुद ही सक्रिय सियासत से संन्यास का ऐलान कर दिया, जिस ऐलान के महज 9 दिनों के भीतर बख्त को केरल के राजभवन की जिम्मेदारी सौंपते हुए केरल का राज्यपाल बनाकर केरल भेज दिया गया। यहां से बख्त की जिंदगी में नया अध्याय प्रारंभ होता है। नया अध्याय, साजिशों का अध्याय। कैसे? अब इसे समझते हैं। 18 फरवरी 2002 सिकंदर बख्त को अचानक पेट में दर्द महसूस हुआ, तो बख्त तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज गए, जहां डॉक्टरों ने सामान्य सी प्रतिजैविक दवाइयां देकर बख्त को वापस घर भेज दिया। कहा एक सामान्य सा दर्द है, एंटीबायोटिक और कुछ पेन किलर ले लीजिए, आराम हो जाएगा। बख्त को तात्कालिक आराम मिला भी, मगर महज 3 दिनों के बाद एक शाम बख्त को पेट में भयानक दर्द हुआ, तो बख्त को दोबारा स्ट्रेचर पर तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने अचानक खुलासा करते हुए बताया कि बख्त की आंतों में गैंग्रीन हो चुका है, जिसकी तत्काल शल्य चिकित्सा करना अनिवार्य है। जिसके तहत बख्त का तत्काल ऑपरेशन कराया गया और वो ऑपरेशन विफल हो गया। उस ऑपरेशन में बख्त की असामयिक मृत्यु हो गई। इसे साफ तौर से डॉक्टरों की लापरवाही का मामला बताया गया कि महज 3 दिनों के भीतर तो इतना जानलेवा गैंग्रीन आंतों में हो नहीं सकता है। तो जब 3 दिन पहले बख्त इस अस्पताल में इलाज के लिए आए थे, तो बख्त को गैंग्रीन की बात क्यों नहीं बताई गई?
क्यों उस दर्द को सामान्यतः लेते हुए महज प्रतिजैविक दवाइयों के साथ वक्त को दोबारा राजभवन वापस भेज दिया गया? अगर उस दिन लापरवाही ना बरती गई होती तो शायद सिकंदर बख्त की जिंदगी बच सकती थी। चूंकि उन दिनों केरल में कांग्रेस की सरकार थी, ए.के. एंटनी बतौर मुख्यमंत्री कार्यरत थे, ऐसे में सवालिया निशान मुख्यमंत्री ए.के. एंटनी की मंशा पर भी उठाए जा रहे थे कि ऐसे संवेदनशील मसलों पर भी मुख्यमंत्री की खामोशी क्यों नहीं तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज स्टाफ की तरफ से कोई जांच समिति बैठाई गई जिससे कम से कम इस मामले पर प्रकाश तो डाला जा सके, मगर ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ। जाहिर है अब आप सबके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि हमने तो सिकंदर बख्त को मुस्लिम लीग का कमांडर और मोहम्मद अली जिन्ना का साथी बताया था और दास्तान में तो ऐसे वाकये का कहीं कोई जिक्र नहीं मिला। दरअसल सिकंदर बख्त को मुस्लिम लीग का कमांडर और मोहम्मद अली जिन्ना का साथी हम नहीं करार दे रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र दी ऑर्गेनाइजर करार दे रहा था बरस 1952 में। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वही मुखपत्र दी ऑर्गेनाइजर जिसने बरस 1952 में इन्हीं सिकंदर बख्त पर एक लेख लिखा था जिसमें सिकंदर बख्त को वेश्या का बेटा बताया था, अय्याशी के नशे में डूबा हुआ शख्स करार दिया था, बतौर मुस्लिम लीग कमांडर हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान हिंदुओं का सर काटने वाला बताया था। और ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र दी ऑर्गेनाइजर है जो सिकंदर बख्त के निधन के पश्चात सिकंदर बख्त पे दोबारा अपने उसी पन्ने पर लेख लिखता है कि सिकंदर बख्त एक विचार स्तंभ पुरुष थे, उनके सिद्धांत राष्ट्र के लिए अविस्मरणीय रहेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने सिकंदर बख्त की हत्या कराई, तो ऐसी बातें कई धुर वामपंथी नेता कहते हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी का संगठन सिकंदर बख्त को एक मुस्लिम होने के नाते हेय दृष्टि से देखता था, ऐसे में जानबूझकर उन्हें केरल का राज्यपाल बना के सुदूर दक्षिण में भेज दिया गया, ये जानते हुए कि वहां कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की ओर से जांच समिति बनाने का कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। वामपंथी और दक्षिणपंथी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। हमारा काम है इन आरोपों के बीच सच्चाई टटोलना और राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना, बगैर दक्षिण और वाम के खेमों में बटे। आज की दास्तान यहीं तलक, फिर मिलेंगे किसी नई दास्तान के साथ किसी नए कलेवर में। तब तक खुश रहिए,